हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और बेटा आप जो चैप्टर की सीरीज अभी यहाँ पे देख रहे थे टॉपिक की, उसमें आज लास्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ रहेगा सिर्फ माइक्रोबॉडीज का, वो भी आज ही कवर कर लेंगे। तो जो मेजर टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा, चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से, दैट इज चैप्टर नंबर 8 और टॉपिक का नाम क्या है हमारा, न्यूक्लियस। तो लास्ट सारे वीडियोज आप देख चुके हैं, आपका रिविजन हो चुका है बेटा। अब आज आप लास्ट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो लिख देते हैं हेडिंग सबसे पहले। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो कौन सा है, न्यूक्लियस। तो जैसे ही बेटा हम लोग न्यूक्लियस सुनते हैं, हमें याद आ गया, हमने बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में कुछ डिस्कवरीज पढ़ी थी। उसमें एक डिस्कवरी ऐसी पढ़ी थी हमने कि डैश डिस्कवर्ड न्यूक्लियस फ्रॉम ऑर्चिड सेल। और आपको नाम थोड़ा थोड़ा भी अगर याद आ रहा है, कोशिश करिए। तो वो नाम क्या था बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी बेटा पूछे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, तो क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट ब्राउन। कौन से ईयर में पूछेंगे बेटा, तो ईयर आपको याद रखना है वहीं से जहां से आपने पढ़ा था, शुरुआत में जहां डिस्कवरी पढ़ी थी वहीं पे हमने ईयर मेंशन करी थी, वही नोट्स वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जिसे हम स्टेन कर सकते हैं, और स्टेन कर रहे हैं इसीलिए उस मटेरियल को नेम कर दिया क्रोमैटिन। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं इस पॉइंट को बेटा कि फ्लेमिंग गेव द टर्म, फ्लेमिंग गेव द टर्म क्रोमैटिन for the material present inside nucleus which could be stained, तो आप बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान दो, आप स्टेन कर पा रहे हो, आप स्टेन कर रहे हो, इसलिए उस पर्टिकुलर मटेरियल को आप क्या कह रहे हो बेटा, क्रोमैटिन। न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया था, आपने कह दिया रॉबर्ट ब्राउन। क्रोमैटिन टर्म किसने दिया था, आपने कह दिया फ्लेमिंग। आपने क्या कह दिया बेटा, फ्लेमिंग। तो ये हो गई दोनों डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आप जब स्टार्टिंग में न्यूक्लियस पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो न्यूक्लियस आप पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसके फीचर्स हम सबसे पहले देखेंगे वो होगा हमारा इंटरफेज न्यूक्लियस। तो हम किसे स्टडी करते हैं बेटा, इंटरफेज न्यूक्लियस को। जैसे ही आप कहते हैं बेटा इंटरफेज न्यूक्लियस, ध्यान से सुनो बेटा, वो कौन सा है आपका, नॉन डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ऐसे सेल्स जो अभी फिलहाल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो एक रेस्टिंग फेज में है, वो डिवीजन फेज में नहीं है। तो उन सारे सेल्स के न्यूक्लियस को हम फेज को क्या कहेंगे बेटा, इंटरफेज। तो उस न्यूक्लियस का हम लोग फीचर पढ़ेंगे, इंटरफेज न्यूक्लियस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लिखते हैं हम लोग सबसे पहला फीचर लिखते हैं हम लोग। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इंटरफेज न्यूक्लियस जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, पहली बात तो याद रखिए कि जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में देखा था बेटा कि 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, राइट, वैसे ही सेम आपके न्यूक्लियस के पास भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर। तो जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट बेटा आप यहाँ पे देखते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन्स। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं बेटा, तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पहली है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन हो गई। अब ध्यान देना बेटा, आपके जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज कंटिन्यूअस विथ आर। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज कंटिन्यूअस विथ आर। तो इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन हैज प्रेजेंस ऑफ ATS राइबोसोम। आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, ATS राइबोसोम।
ऐसी कोई कंटिन्यूटी इनर मेम्ब्रेन की RER के साथ नहीं है, तो वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के पास स्मूथ सरफेस रहेगी, मतलब ATS राइबोसोम आर एब्सेंट, ATS राइबोसोम आर एब्सेंट। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये बात हो गई हमारी मेम्ब्रेन्स की जो यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास। सेकेंड कंपोनेंट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, मेम्ब्रेन, दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट है, पहला क्वेश्चन आपकी पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरीफेरी ऑफ न्यूक्लियस, तो दो मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, तो आपके आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है बेटा, इसकी जो विड्थ होती है, क्या इसकी जो विड्थ होती है वो 10 to 50 नैनोमीटर हो सकती है। तो विड्थ कितनी होगी बेटा, 10 to 50 नैनोमीटर। तो आपकी पेरीन्यूक्लियर स्पेस की विड्थ कितनी है, 10 to 50 नैनोमीटर। अगेन इट इज बैरियर टू मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब इन्हें क्रॉस करके कोई मॉलिक्यूल ना ही न्यूक्लियस के अंदर आ सकते, ना ही न्यूक्लियस से बाहर जा सकते, तो दे आर बैरियर टू मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब आपको न्यूक्लियस में कुछ भी अगर सेंड करना है या न्यूक्लियस के बाहर कुछ भी चीज़ को एग्जिट करवाना है, तो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जो अलाउ करे, ठीक है। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस उसे अलाउ नहीं करती है, तो फिर आपके जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ जगह पे बेटा फ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन विल फ्यूज एट सम प्लेसेस टू फॉर्म न्यूक्लियर पोर। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों एक ही जगह पे फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ये फॉर्म करेंगे बेटा हमारा न्यूक्लियर पोर। तो फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन विल रिजल्ट और विल फॉर्म न्यूक्लियर पोर्स। अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं बेटा, आपका जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस था वो अलाउ नहीं कर रहा था चीज़ों को मूव होने के लिए, तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल या तो न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं या तो एग्जिट कर रहे हैं। तो मूवमेंट कैसे हुआ बेटा, देखो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, मतलब बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा हो जाएगा बेटा, बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ RNA, proteins, certain enzymes and ribosomal subunits। अब देखो बेटा, ये मत समझना कि सारी चीजें दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मान लीजिए RNA है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं, प्रोटीन्स हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं, एंजाइम्स हैं दे विल कम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, राइबोसोमल सब यूनिट्स विल मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। तो दोनों डायरेक्शन में सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं बाय डायरेक्शनल मूवमेंट। तो याद रखेंगे न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसी स्टेटमेंट को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड at some locations by nuclear pores। तो membrane is interrupted at some locations by nuclear pores। क्लियर है? तो इतनी बातें हम लोग याद रखेंगे बेटा न्यूक्लियर पोर्स के लिए। अब आ जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन डन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस डन,
न्यूक्लियर पोर्स डन। अभी इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा वो देख रहे हैं हम लोग। तो इनसाइड योर इनर मेम्ब्रेन एक फोर्थ कंपोनेंट न्यूक्लियस का प्रेजेंट है एंड दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है ये बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पहली बात तो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी ये एक मैट्रिक्स है तो इट कंटेन्स क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। दो चीजें हैं बेटा आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के पास। देयर आर टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सबसे पहला क्रोमैटिन एंड दूसरा है न्यूक्लियोलस। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑन क्रोमैटिन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोलस। तो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म का पहला कंपोनेंट ए करके लिखेंगे हम न्यूक्लियोलस। अभी ये जो न्यूक्लियोलस है बेटा इट इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इट इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। अगर मेम्ब्रेनलेस है बेटा तो कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी, यहां पे हमें लिखना था बेटा कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो मेम्ब्रेनलेस है, हमने क्या लिखा बेटा? मेम्ब्रेनलेस है। इसका मतलब मेम्ब्रेन अगर नहीं है न्यूक्लियोलस के सराउंडिंग में तो उसका जितना भी कंटेंट है वो आपको बाकी के न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूटी में दिख रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। अभी आपके न्यूक्लियोलस का कंटेंट क्या है? तो इट कंटेन्स rDNA। आप लिख सकते हैं बेटा राइबोसोमल DNA एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म राइबोसोमल RNA। क्या फॉर्म करते हैं? राइबोसोमल RNA, जिससे आप कहते हैं बेटा rRNA। आप इसे क्या कहते हैं? rRNA। ठीक है, तो rDNA प्रेजेंट है। फॉर्म क्या कर रहे हैं? तो फॉर्म कर रहे हैं बेटा rRNA। तो एक्टिव साइट फॉर रिबोसोमल RNA सिंथेसिस। आप क्या लिखेंगे यहाँ? एक्टिव साइट फॉर रिबोसोमल RNA सिंथेसिस। यही राइबोसोमल RNA बाहर से प्रोटीन्स आएंगे फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये प्रोटीन्स के साथ ये मर्ज हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे। तो rRNA प्लस दिस प्रोटीन्स टुगेदर दे विल मेक राइबोसोमल सब यूनिट्स। क्या बनाएंगे बेटा साथ में? राइबोसोमल सब यूनिट्स। क्या बनाएंगे? राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, एंड देन दीज राइबोसोमल सब यूनिट्स विल मूव इनटू साइटोप्लाज्म। कहाँ चले जाएंगे राइबोसोमल सब यूनिट? साइटोप्लाज्म में। तो अज्यूम करिए बेटा कि अगर कोई सेल एक्टिवली एंगेज्ड है और इज कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। कोई सेल ऐसा है जिसका फंक्शन ही है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसे प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए आपने आगे वाला वीडियो सुना है बेटा, कौन सा ऑर्गेनेली रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे राइबोसोम। तो इसका मतलब राइबोसोमल सब यूनिट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और अगर राइबोसोमल सब यूनिट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, rRNA ज़्यादा फॉर्म करना है, तो यू रिक्वायर मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे मोर एंड लार्ज न्यूक्लियोलाई आर फाउंड। कहाँ पे? बट ऑब्वियसली बेटा न्यूक्लियस में। आर फाउंड इन न्यूक्लियस।
तो अगर आपका सेल एक्टिवली एंगेज्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो ऐसे सेल्स के पास लार्ज एंड न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पे बेटा? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियोलस का साइज इंक्रीज हो जाएगा प्लस उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकेंड कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। सेकेंड कंपोनेंट क्या था हमारा? क्रोमैटिन। तो यहाँ पे हम लोग बी नंबर करके लिख देते हैं क्रोमैटिन। अब बेटा जैसे ही आप वर्ड क्रोमैटिन सुनोगे, याद करो कि फ्लेमिंग ने टर्म दिया था क्रोमैटिन, क्योंकि हम इसे स्टेन कर पा रहे थे। ठीक है, तो क्रोमैटिन है क्या बेटा? क्रोमैटिन एक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। कैसा फाइबर है बेटा? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। अभी जो हमारा ह्यूमन डीएनए है बेटा, इसका लेंथ होता है अराउंड 2 मीटर। इसका लेंथ कितना होता है बेटा? अराउंड 2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं हम लोग, बट एग्जैक्ट वैल्यूज आपको लिखनी है तो 2.2 मीटर। विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल। तो हमारा जो ह्यूमन सेल है वो डिप्लॉयड है। वी हैव 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं उसमें ये ह्यूमन डीएनए जिसकी लेंथ 2.2 मीटर थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी ह्यूमन डीएनए की लेंथ इतनी ज़्यादा है बेटा कि उसे न्यूक्लियस के अंदर पैक करने के लिए वी हैव टू कॉइल इट, वी हैव टू कॉइल इट। तो कॉइलिंग ऑफ डीएनए विल अकर, coiling of DNA with the help of histone proteins। तो मेन प्रोटीन्स कौन से हो जाएंगे बेटा यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो फिर जब आपका क्रोमैटिन बनेगा बेटा, क्रोमैटिन कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? ऐसा स्ट्रिंग जैसा, जिसके ऊपर आपको बेटा ऐसे छोटे छोटे बीड्स दिख रहे हैं। ये बीड्स दिख रहे हैं हमें। तो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रिंग जैसा है जिसपे मुझे छोटे छोटे बीड्स दिख रहे हैं। जो बीड्स आपको दिख रहे हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे हम इन्हें? न्यूक्लियोसोम, जिनके पास डीएनए भी है प्लस हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो वो जो बीड्स दिख रहे हैं हमें वो क्या हैं? जो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसमें बीड्स क्या है बेटा? वो बीड्स का नेम है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लिक एसिड तो होना ही चाहिए। तो डीएनए प्रेजेंट है, साथ साथ में आपने कॉइलिंग के लिए क्या यूज किया है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब अब हमें क्रोमैटिन का कंपोजिशन लिखना चाहिए कि ये जो क्रोमैटिन हम तब से पढ़ रहे हैं इसका कंपोजिशन क्या है। तो मेड अप ऑफ डीएनए तो रहेगा ही, डीएनए है तो उसने थोड़ा बहुत आरएनए भी फॉर्म कर लिया है। तो डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जिनके लिए ये कहा जाता है बेटा कि वो बेसिक प्रोटीन्स हैं। बेसिक है मतलब चार्ज पॉजिटिव है, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। बस इतना कंपोजिशन हमें याद रखना है। कहाँ पे हमें याद रखना है? क्रोमैटिन में। तो क्रोमैटिन के पास बेटा क्या क्या चीज़ें हैं? ध्यान से देखो, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, आपके न्यूक्लियोसोम भी प्रेजेंट है क्रोमैटिन के पास। तो कभी भी कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर फाउंड इन क्रोमैटिन, तो आप इतनी चीज़ें तो आंसर करेंगे ही बेटा। ठीक है, साथ में अगर आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहा है तो न्यूक्लियोसोम भी प्रेजेंट है आपके क्रोमैटिन में। ठीक, अभी ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन इंटरफेस न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? इंटरफेस न्यूक्लियस। जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग, हमें एक स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम दिखता है। स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम is seen during different phases of cell cycle instead of, किसकी जगह पे दिखेंगे ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम? तो instead of
न्यूक्लियस मतलब जब सेल डिवीजन होगा बेटा, उसके जब अलग अलग फेजेस हम पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो वहाँ पे मुझे न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। न्यूक्लियस की जगह मुझे क्या दिखने वाले हैं बेटा, हमारे क्रोमोसोम। तो फिर क्रोमोसोम दिखते कैसे, हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप क्रोमोसोम का डायग्राम बना रहे हैं बेटा, तो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ऐसा एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसके पास इस तरह से मुझे क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं हमें, क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक साइड के क्रोमैटिड को बिल्कुल ऐसे शेड कर लेते हैं, हम लाइन कर लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें विजिबल हैं, लेबल करते हैं पहले बेटा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या है बेटा, फटाफट यहीं पे लिख के खत्म करेंगे हम। इट होल्ड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसे होल्ड करेंगे बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो अब आ जाते हैं हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान देना, ये दोनों हमारे सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपके जो सेंट्रोमियर हैं बेटा, उनके सराउंडिंग में इस तरह से कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। इन्हें हम कहते हैं बेटा काइनेटोकोर। कौन से मटेरियल से बनी हुई है ये डिस्क बेटा, तो दे आर प्रोटीन डिस्क्स। किससे एसोसिएटेड हैं, आपके सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड हैं। काइनेटोकोर्स आर द अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। दे आर दी अटैचमेंट साइट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले हमने देख लिया सेंट्रोमियर, तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। दूसरा आपने क्या देखा बेटा, काइनेटोकोर, और एक क्या देखा आपने, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो इतने कंपोनेंट्स तो आपको याद रहने ही चाहिए क्रोमोसोम के। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपका जो ये क्रोमोसोम है उसमें जो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है सेंट्रोमियर, अगर ये अपनी प्लेस चेंज करता है तो आपका क्रोमोसोम का टाइप चेंज हो जाता है। तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। देयर इज अ क्लासिफिकेशन, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स based on position of centromere। ठीक है, तो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सबसे पहला बेटा, सबसे पहला मेटासेंट्रिक, जहां पे आपका जो क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमियर इज एट सेंटर। कहां पे है सेंट्रोमियर, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। तो जो आर्म्स होंगी क्रोमोसोम की, जो आर्म्स होंगी, दे विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। क्रोमोसोम्स की आर्म्स कैसी रहेंगी बेटा, इक्वल लेंथ की। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रोमोसोम, तो जो इसकी आर्म्स फॉर्म होनी चाहिए ये दोनों बिल्कुल इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल इक्वल लेंथ। मैं टिक करती हूँ कहाँ कहाँ इक्वल लेंथ। मान लीजिए ये और ये, तो ये दोनों इक्वल लेंथ की है, तो एक सिंगल साइड के क्रोमैटिड की आप आर्म्स देखेंगे। ठीक है, अब हमें एनाफेज के अंदर बेटा, जब हम डिवाइडिंग सेल देख रहे होंगे, क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, तो हमें शेप क्या दिखेगा, वी शेप। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में आप क्या याद रखेंगे, सेंट्रोमियर इज एट सेंटर, आर्म्स इक्वल लेंथ की हैं, एनाफेज में शेप दिख रहा है वी शेप। आ जाइए, सेकेंड टाइप इज सब मेटासेंट्रिक। सेकेंड टाइप क्या है बेटा, सब मेटासेंट्रिक।
तो आपका जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर पे नहीं है अब बेटा, इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर, फ्रॉम सेंटर। तो सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम दी सेंटर। आर्म्स की लेंथ सेम नहीं है, डिफरेंट लेंथ है। तो एक हो जाएगी शॉर्ट जिसे हम कहेंगे पी आर्म, और एक हो जाएगी बेटा लॉन्ग जिसे आप कहेंगे क्यू आर्म। ठीक है, तो फिर एनाफेज में मुझे शेप कैसा दिखेगा, एल शेप। एनाफेज में मुझे शेप कैसा दिखेगा, एल शेप। आ जाइए ऑन दी थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप है बेटा वो है एक्रोसेंट्रिक। जब आप एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं बेटा, तो जो सेंट्रोमियर है इट इज नियर द एंड्स, और आप लिख सकते हैं क्लोज टू इट्स एंड्स। ठीक है, अभी क्लोज टू इट्स एंड है, फिर से मतलब डिफरेंट लेंथ है, तो यहाँ पे डिफरेंट लेंथ है। फिर से वही बात बेटा, एक हो जाएगी पी आर्म, एक हो जाएगी क्यू आर्म। ठीक है, बट यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक में जो क्यू रहेगी वो लॉन्गेस्ट रहेगी। शेप कौन सा हो जाएगा, तो शेप हो जाएगा बेटा आई शेप, सॉरी जे शेप। शेप कौन सा हो जाएगा बेटा, जे शेप। कहाँ पे दिखेंगे ये शेप, मुझे दिखेंगे एनाफेज में। एंड द लास्ट वन इज टिलोसेंट्रिक। जब हम कहते हैं बेटा टिलोसेंट्रिक, तो बिल्कुल आपका सेंट्रोमियर एट दी एंड्स है। फिर से एक ही आर्म रहेगी, मतलब ये आपका सेंट्रोमियर है, ये दो क्रोमैटिड है, तो एक ही आर्म दिख रही है, दूसरी वाली आर्म हमें दिख ही नहीं रही है। हर एक क्रोमैटिड के पास सिंगल आर्म है, तो पी एंड क्यू की कोई बात नहीं। यहाँ पे शेप हो जाएगा बेटा आई शेप। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब कुछ क्रोमोसोम्स बेटा ऐसे हैं, कुछ क्रोमोसोम्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट है, हम उन्हें कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं हम लोग उन्हें, सेट क्रोमोसोम। मतलब एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, उसके पास क्रोमैटिड अटैच थे। ठीक है, अभी एक और कंस्ट्रिक्शन आपको दिख रहा है, दिस कंस्ट्रिक्शन इज नोन एज, सॉरी हम ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। आप इसे 2 डिग्री करके भी लिख सकते हैं। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसके ऊपर बेटा, इससे बियॉन्ड अगर हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट है सैटेलाइट डीएनए। तो ये है हमारा सैटेलाइट डीएनए, ये है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन विच वॉज सेंट्रोमियर। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को बेटा आप कहते हो सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को आप कह सकते हो एनओआर, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजियन। यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साइड में इधर बेटा प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट थी, और वो प्रोटीन डिस्क हमारी कौन सी थी, वो थी काइनेटोकोर। कई बार बेटा ये देखा गया है कि ऑन द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं टिलोमियर्स। तो टिलोमियर्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, दे विल प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। किसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेटा, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, साथ साथ में ये दोनों क्या थे हमारे, सिस्टर क्रोमैटिड। हमने देखा है बेटा कि ह्यूमन सेल के अंदर ऐसे सेट क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स हैं, 5 पेयर्स इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल। कौन कौन से बेटा, हमने नंबर भी लिखे हैं, देखो 13, 14, 15, 21, 22। तो ये 5 पेयर आपके कैसे रहते हैं बेटा, सेट क्रोमोसोम रहते हैं जिनके पास सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। तो ये हो गया फिनिश बेटा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, पहले रिकैप कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गया बेटा, दूसरा हमने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, फिर न्यूक्लियोलस पे आ गए हम लोग, वो भी हो गया, न्यूक्लियर पोर्स हो गए हैं,
क्रोमैटिन हो गया है, ठीक है। क्रोमैटिन से हमने क्रोमोसोम देखा, क्रोमोसोम के टाइप्स देखे और लास्ट में हमने सेट क्रोमोसोम देखा। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं और सेल वाला चैप्टर बेटा डन हो जाएगा हमारा। तो चलिए अभी हेडिंग दे देते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर दैट इज माइक्रो बॉडीज। जैसे ही आप बोलते हो बेटा माइक्रो बॉडीज, इसकी डेफिनेशन याद रखो, दे आर माइन्यूट membrane bound vesicles. They are minute membrane bound vesicles, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वेसाइकल्स है जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन रहेगी। अभी आपके माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट कहाँ होते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइक्रोबॉडीज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके बेटा 3 एग्जाम्पल्स सिर्फ याद रखो आप। सबसे पहला स्फीरोजोम्स, दूसरा पेरोक्सीजोम्स एंड द थर्ड वन इज ग्लायोक्सीजोम्स। सिर्फ इन 3 के नाम याद रखो बेटा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। स्फीरोजोम्स, पेरोक्सीजोम्स एंड ग्लायोक्सीजोम्स। तो what are your microbodies? They are minute membrane bound vesicles present in both plants and animals, spherosomes, peroxisomes and glyoxysomes. ये क्या करते हैं बेटा, they contain enzymes। तीनों के लिए कॉमन पॉइंट लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो they contain enzymes। ये एंजाइम्स कौन से रिएक्शन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या ये रेस्पिरेशन वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, नहीं। अदर देन रेस्पिरेशन, अदर देन रेस्पिरेशन। तो ये बेटा फिनिश हो गया हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जो भी मॉड्यूल में गिवन है। लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, नीट PYQs हो गए बेटा, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस या तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें से वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।